देखिए सीबीसी लिखवा जा रहा था, उसी में अगला प्रश्न बनाइए भाई। ये जो लिखवा जा रहा है प्रश्न, ये यूपी और बिहार दोनों में पूछा जा चुका है। बिहार जे में भी मेंस में पूछा जा चुका है, यूपी में भी। प्रश्न बनाइए, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता से। प्रश्न बना लीजिए, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता से आप क्या समझते हैं? सिविल न्यायालयों की जुडिक्शन कहा जाता है, अधिकारिता से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों का उल्लेख करिए। इसके प्रकारों का उल्लेख करिए। इसी में जो बिहार ने एक बार क्वेश्चन बनाया है, वह ये क्वेश्चन बना दिया है बिहार ने कि सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर कब तक आपत्ति की जा सकती है। टिप्पणी में बनाया था, और यानी कि ऑब्जेक्शन कब तक किया जा सकता है, इसका उल्लेख करिए। तो इस ये क्वेश्चन भी आपका अलग लिखवाया जाएगा। आपका वह जो सेक्शन लिखना पड़ेगा 21 लिखना पड़ेगा। तो पहले ये क्वेश्चन हो जाए तब। वो छोटा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा है। लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। क्षेत्राधिकार शब्द को पैराग्राफ चेंज करके उत्तर लिखिए। क्षेत्राधिकार शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता में क्षेत्राधिकार शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित नहीं किया गया है। क्षेत्राधिकार का तात्पर्य, क्षेत्राधिकार का तात्पर्य किसी मामले को किसी मामले को विधि के अनुसार किसी मामले को विधि के अनुसार न्याय निर्णयन विधि के अनुसार न्याय निर्णयन करने की न्यायालय की शक्ति से है। न्याय निर्णयन करने की न्यायालय की शक्ति से है। विधि यह अपेक्षा करती है कि विधि यह अपेक्षा करती है कि प्रत्येक सिविल न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के अंदर रहते हुए प्रत्येक सिविल न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के अंदर रहते हुए किसी मामले का
विनिश्चय करेगा, माने उस पर निर्णय देगा, विनिश्चय करेगा। क्षेत्राधिकार के अभाव में, क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित डिक्री या आदेश पारित डिक्री या आदेश अकृत तथा शून्य होता है। पारित डिक्री या आदेश अकृत तथा शून्य होता है। इंग्लिश में कहते हैं नल एंड वाइड। अकृत तथा शून्य होता है। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए क्षेत्राधिकार, हेडिंग डाल लीजिए क्षेत्राधिकार का निर्धारण, या दूसरी भाषा में इसे कहा जाता है क्षेत्राधिकार का प्रकार। क्षेत्राधिकार का प्रकार या काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन लिखिए। सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। चार वर्गों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, चारों वर्ग यहां लिख लीजिए। फर्स्ट लिखिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, इसको कहते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, या इसको कहते हैं स्थानीय क्षेत्राधिकार भी। सेकंड लिखिए धन संबंधी क्षेत्राधिकार, या मॉनेटरी भी कहा जाता है। धन संबंधी क्षेत्राधिकार। तीसरा लिखिए विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी कि सब्जेक्ट मैटर। तीसरा है विषय वस्तु संबंधी अधिकार। और चौथा लिखिए मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी कि ओरिजिनल आर अपीलेड जुरिडिक्शन। चौथा है मूल या अपीलीय अधिकार क्षेत्राधिकार। अधिकारता भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करके अब हेडिंग डालिए आपका पहला स्थानीय क्षेत्राधिकार, या इसको क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, लोकल जुरिडिक्शन या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके भाई इसमें। लिखिए किसी सिविल न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता किसी सिविल न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता का निर्धारण
राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वह न्यायालय। वह न्यायालय केवल ऐसी संपत्ति के बारे में। वह न्यायालय केवल ऐसी संपत्ति के बारे में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है जो उसके अधिकारिता के अंदर हो। जो उसके अधिकारिता के अंदर हो। इस संहिता की धारा 21 के अनुसार इस संहिता की धारा 21 इस संहिता की धारा 21 के अनुसार 21 के अनुसार ऐसी अधिकारिता पर आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन। ऐसी अधिकारिता पर आपत्ति सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर या जहां विवादक तथ्यों का निर्माण होता है या जहां विवादक तथ्यों का यानी कि मैटर इन इशू कहा जाता है। विवादक तथ्यों का निर्माण होता है वहां इसके निर्माण के समय या पूर्व वहां इसके निर्माण के समय या पूर्व की जा सकती है। दूसरा हेडिंग डालिए धन संबंधी अधिकारिता। धन संबंधी अधिकारिता लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। सिविल न्यायालयों की धन संबंधी अधिकारिता सिविल न्यायालयों की धन संबंधी अधिकारिता का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि इसका तात्पर्य यह है कि कितने मूल्य के किसी सिविल वाद को
कितने मूल्य के किसी सिविल वाद को कौन न्यायालय ग्रहण कर सकता है? कौन न्यायालय ग्रहण कर सकता है? इस संहिता की धारा 6 के अनुसार इस संहिता की धारा 6 के अनुसार 6 के अनुसार कोई भी सिविल न्यायालय केवल उन्हीं वादों के संबंध में कोई भी सिविल न्यायालय केवल उन्हीं वादों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। जिसकी विषय वस्तु का मूल्य उसकी धन संबंधी अधिकारिता के अंदर हो। जिसके विषय वस्तु का मूल्य उसकी धन संबंधी अधिकारिता के अंदर हो। इसी लाइन में अभी लिखना है। ऐसी अधिकारिता पर आपत्ति धारा 21 के अनुसार ऐसी अधिकारिता पर आपत्ति धारा 21 के अनुसार सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर या जहां विवादक तथ्यों का निर्माण होता हो या जहां विवादक तथ्यों का निर्माण होता हो वहां निर्माण के समय या उसके पूर्व वहां निर्माण के समय या उसके पूर्व की जा सकती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित न्यायालयों को निम्नलिखित धन संबंधी अधिकारिता प्रदान की गई है।
निम्नलिखित न्यायालयों को निम्नलिखित धन संबंधी अधिकारिता प्रदान की गई है। पैराग्राफ चेंज करके आप फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख सकते हैं, या ए बी सी करके भी लिख सकते हैं भाई। ए में लिखे या फर्स्ट में, जो भी लिखना हो। लघुवाद न्यायालय को लघुवाद न्यायालय को 1 लाख से अनधिक के लघुवाद न्यायालय को, देखिए आपका यहाँ थोड़ा समझ भी लेना है। आपका किताबों में चूंकि पुरानी किताबें लिखी गई है और किताबों में रकम कम मिलेगी, जो ये लिखवाया जा रहा है, जो लेटेस्ट मैंने संशोधन करके आया है वह लिखवाया जा रहा है। पहले आपका ये 1 लाख न होकर 25,000 था, तो अब आपका लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता बढ़ाई गई है धन संबंधी। वर्तमान समय में जो नियम है वह लिखवाया जा रहा है, क्योंकि भाई लोग किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपका अधिकारिता दिया रहेगा 25,000 इत्यादि, तो जो संशोधन हो चुका है वो लिखवाया जा रहा है। लिखिए वाक्य बोलिए। तो लघुवाद न्यायालय को 1 लाख रुपए से अनधिक, अनधिक मतलब अधिक नहीं, यानी कि 1 लाख या कम, इसका मतलब हुआ अनधिक धन संबंधी मामलों में, अनधिक धन संबंधी मामलों में अधिकारिता प्रदान की गई है। अधिकारिता प्रदान की गई है। सेकंड या बी में लिखिए, सेकंड या बी। सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन अधीनस्थ, जूनियर मतलब नीचे, सिविल जज जूनियर डिवीजन को 50 लाख रुपए से अनधिक, 50 लाख रुपए से अनधिक धन संबंधी मामलों में, 50 लाख रुपए से अनधिक धन संबंधी मामलों में अधिकारिता प्रदान की गई है। अधिकारिता प्रदान की गई है। थर्ड लिखिए, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन तथा जिला जज को, मैं डीजे को, सिविल जज सीनियर डिवीजन तथा जिला जज को असीमित धन संबंधी अधिकारिता प्रदान की गई है। कोई सीमा नहीं है, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 अरब, असीमित धन संबंधी अधिकारिता प्रदान की गई है। पैराग्राफ चेंज करके तीसरी अधिकारिता लिखिए, हेडिंग डालिए विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता
लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, भिन्न भिन्न न्यायालयों को भिन्न भिन्न न्यायालयों को भिन्न भिन्न विषयों के मामले में भिन्न भिन्न विषयों के मामले में अधिकारिता प्रदान की जाती है। अधिकारिता प्रदान की जाती है। जैसे जैसे वसीयत को प्रोवेट देने, जैसे वसीयत को प्रोवेट देने, कामा दीजिए, किसी अवयस्क का संरक्षक नियुक्त करने, किसी अवयस्क का संरक्षक नियुक्त करने इत्यादि मामलों में, मामलों लिखिएगा भाई, इत्यादि मामलों में जिला जज को अधिकारिता प्रदान की गई है। इत्यादि मामलों में जिला जज को अधिकारिता प्रदान की गई है। इसी लाइन में अभी लिखना है, ऐसी अधिकारिता पर आपत्ति ऐसी अधिकारिता पर आपत्ति मामले के किसी भी चरण में की जा सकती है, स्टेज में कहा जाता है। ऐसी अधिकारिता पर आपत्ति मामले के किसी भी स्टेज में, स्टेज माने चरण में, की जा सकती है तथा, इसी लाइन में अभी लिखेगा, तथा इसके अभाव में पारित डिक्री या आदेश, तथा इसके अभाव में पारित डिक्री या आदेश सदैव नल एंड वाइड होगा, यानी कि हिंदी में अकृत तथा शून्य होगा। सदैव नल एंड वाइड होगा, यानी कि अकृत तथा शून्य होगा। पैराग्राफ चेंज करके अगली अधिकारिता लिखिए, चौथी, मूल या अपीलीय अधिकारिता। मूल या अपीलीय अधिकारिता। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, मूल अधिकारिता से तात्पर्य, मूल अधिकारिता से तात्पर्य
किसी सिविल न्यायालय की मूल अधिकारिता से तात्पर्य किसी सिविल न्यायालय की उस शक्ति से है उस शक्ति से है जिसमें सर्वप्रथम माने पहली बार, जिसमें सर्वप्रथम कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, जबकि अपीलीय अधिकारिता से तात्पर्य जबकि अपीलीय अधिकारिता से तात्पर्य सिविल न्यायालय की उस शक्ति से है सिविल न्यायालय की उस शक्ति से है जिसके तहत वे किसी डिक्री या आदेश की वे किसी डिक्री या आदेश की अपील सुनने के लिए सक्षम है अपील सुनने के लिए सक्षम है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उत्तर प्रदेश राज्य में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में लघुवाद न्यायालय कामा दीजिए सिविल जज जूनियर डिवीजन सिविल जज जूनियर डिवीजन तथा सिविल जज सीनियर डिवीजन को तथा सिविल जज सीनियर डिवीजन को केवल मूल अधिकारिता प्राप्त है केवल मूल अधिकारिता प्राप्त है जबकि जिला जज के न्यायालय जबकि जिला जज के न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय को मूल तथा अपीलीय दोनों अधिकारिता प्राप्त है मूल तथा अपीलीय दोनों अधिकारिता प्राप्त हैं। अगला प्रश्न बनाइए। धारा 10 से महत्वपूर्ण पूछा जाता है, लिखिए भाई आपका।
देखिए जो धारा 10 से वर्तमान में क्वेश्चन बन रहा है, अभी आपका बिहार में भी ये क्वेश्चन पिछली बार बना था और लगभग 10 वाक्य में आपका एक कहानी गढ़ा था। यानी कि आपका फिर कंसेप्ट बनाइए, लगभग 8-10 लाइनों में प्रश्न बनाया था और पूरा आपका विस्तृत तौर पर लिखा था। तो अब आपको पकड़ना पड़ेगा पॉइंट। देखिए यही पॉइंट आपका काम करेगा मेंस में भी। पूछा गया था सेक्शन 10 से और लोग लिख कर आ गए 11। तो अगर आपका कहीं भी नियम बना लीजिए भाई, वहाँ क्या लिखेगा कैसे कोई भरोसा नहीं है। ये कंसेप्ट ही वहाँ आपको डिसाइड कराएगा कि सेक्शन 10 में मामला आ रहा है कि सेक्शन 11 में। तो फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, अगर कहीं भी वाक्य में आपको दिखाई दे कि एक मामला न्यायालय में पेंडिंग है, यानी कि चल रहा है, और उसी दौरान उसी विषय को लेकर दूसरा मामला दायर किया जाता है, तो धारा 10 लिखिएगा। कौन सी धारा? और कहीं भी आपको वाक्य में ये दिखाई दे कि पूर्ववर्ती वाद में निर्णय आ चुका है और इसके बाद उसी मामले को लेकर पश्चातवर्ती वाद, यानी कि बाद में कोई मुकदमा दायर किया जाता है, तो ऐसा अगर आए 8-10 लाइन भले दिया रहे, तो कौन सी धारा लिखनी है? 11। ये वहाँ भाई आपको दिमाग लगाना होगा, क्योंकि बिहार में जो पिछली बार क्वेश्चन मेंस में 10 से आया था वो काफी उलझाऊ था। और ऐसे क्वेश्चनों को एक बार 1-2 मिनट अस्थिर से पहले पढ़िए कि उसमें क्या दे रहा है, तब लिखिए। मैं फिर बता रहा हूँ, लिखिए भाई इसको। प्रश्न बनाइए, विचाराधीन न्याय से आप क्या, विचाराधीन न्याय के सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न बनाइए, विचाराधीन न्याय के सिद्धांत को समझाइए। आवली कावली करके 2-3 लाइन ने आपका लिख लेना है 2-3 तरीके से। अगला लिखिए, वाद की लंबितावस्था के नियम को समझाइए। वाद की लंबितावस्था के नियम को समझाइए, या इंग्लिश में कहते हैं रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस के सिद्धांत को बताइए। इंग्लिश में कहा जाता है रेस सब जुडिस। अब इसी को इतना घुमावदार दे देगा कि लोग भ्रम में आ जाते हैं। लिखिए उत्तर इसका भाई, उत्तर लिखिए इसका। विचाराधीन न्याय का सिद्धांत, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत व्यवहार प्रक्रिया संहिता, व्यवहार प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी की धारा 10 में समाहित है। धारा 10 में समाहित है। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि यदि किसी विषय को लेकर
यदि किसी विषय को लेकर किसी सक्षम न्यायालय में किसी भारतीय लिख लीजिएगा, एक शब्द छूट गया ताकि वो भी कवर हो। किसी भारतीय सक्षम न्यायालय में, विदेशी नहीं, उसको जोड़ लीजिएगा शब्द भाई। किसी भारतीय सक्षम न्यायालय में कोई सिविल वाद लंबित है। किसी भारतीय सक्षम न्यायालय में कोई सिविल वाद लंबित है। तत्पश्चात उसी विषय को लेकर यदि पश्चातवर्ती वाद दायर किया जाता है, तत्पश्चात उसी विषय को लेकर पश्चातवर्ती वाद दायर किया जाता है, तब न्यायालय ऐसे पश्चातवर्ती वाद का तब न्यायालय ऐसे पश्चातवर्तीवाद का संज्ञान करेगा, माने ग्रहण करेगा, संज्ञान करेगा, लेकिन उसके विचारण पर रोक लगा देगा। संज्ञान करेगा लेकिन उसके विचारण पर रोक लगा देगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। यह सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। नियम न लिखे ऊपर थोड़ा बहुत। इस सिद्धांत का नियम काट दिए, उद्देश्य लिखिए, फिर एक बार देखिए, वाक्य बोलिए तो एक बार। फिर एक बार देखिए भाई, वो थोड़ा वाक्य सही नहीं बैठा। यह सिद्धांत इस उद्देश्य पर आधारित है कि, उद्देश्य नियम काट दीजिए। यह सिद्धांत इस उद्देश्य पर आधारित है कि वादों की बाहुल्यता को रोका जाए। वादों की बाहुल्यता को रोका जाए तथा दो समवर्ती क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों को एक दूसरे के विपरीत निर्णय
देने से रोका जाए, एक दूसरे के विपरीत निर्णय, देने से रोका जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसको सोमवार को लिखवाया जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर अब, यानी कि वाक्य बैठ नहीं पा रहा है एक दो, क्योंकि भाई वाक्य एकदम शब्द से बैठाना पड़ता है। तो अभी 15 मिनट बाद आपका संविधान लेक्चर चलेगा।